आप अखिलेश यादव से मिले थे, मुलाकात में क्या बात हुई? ज्यादा सीटें मांग ली क्या आपने? सीटों का सवाल नहीं है। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे आप अगर घोटाला और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैंने तो इनके लिए नारा बनाया कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। हजरतगंज थाने में एक मुकदमा है संजय सिंह के खिलाफ। 21 मुकदमा किया है योगी जी ने मेरे ऊपर। आम आदमी पार्टी, उसके पास क्या कारू का खजाना है? जैसे वो कॉमिक्स में होता था, ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। वो कैसे उत्तर प्रदेश में हो सकता है, वो 2 मिनट में मैं आपको बता सकता। उत्तराखंड में सीएम का चेहरा को डिक्लेयर कर दिया। यूपी में भी बोल देते संजय सिंह होंगे सीएम सत्ता में आए तो। अरविंद केजरीवाल पंजाब में सक्रिय हैं, गोवा में, उत्तराखंड में भी सक्रिय हैं। यूपी से क्यों परहेज है? एकदम परहेज नहीं है। आपका ट्वीट आता है, आदित्यनाथ जी यूपी में 24 घंटे में कोरोना के मामले मिले हैं, रैली में व्यस्त हैं। उसके एक दिन पहले आपकी पार्टी के नेता राघव चड्ढा मानसा की रैली की भयानक भीड़ की तस्वीरें डालते हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि ये कौन सा ओमिक्रॉन है जो संजय सिंह को यूपी में दिख रहा है लेकिन राघव चड्ढा को पंजाब में नहीं दिख रहा है? क्या संजय सिंह को लगता है कि 2014 में अरविंद केजरीवाल का नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना एक स्ट्रेटेजिक भूल थी? अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता में पंजाब सबसे ऊपर है। इस बार पंजाब की जनता सत्ता देने के लिए तैयार है। तो आपको तो पता ही होगा, अब आप बताना चाहें दर्शकों को, आपकी इच्छा है। ये नवजोत सिद्धू को आप लोग लाना चाह रहे थे क्या आम आदमी पार्टी में? गोवा में घोषित कर दिया आपने सीएम फेस। गोवा में सब कहते हैं संजय सिंह सयाने हैं, जल्दी पल्दी पासा नहीं फेंकते हैं। आज भी जब मैं उस घटना का जिक्र करता हूं तो पानी दे दीजिए। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जमघट के एक और अंक में आपका स्वागत है। जमघट, इरादा तो था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के दावेदारों को बिठाया जाए, प्रदेश भर के नौजवानों को बिठाया जाए, उनके हिस्से के सब सवाल पूछे जाएं। लेकिन इरादों से पहले ओमिक्रॉन की आहट आ गई और तब लल्लन टॉप ने यह तय किया कि जमघट के स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव हो। सब नौजवान अपने अपने इलाकों में रहें, सुरक्षित रहें और उनका ताबेदार, उनके हितों का पहरेदार लल्लन टॉप उनके हिस्से के सवाल पूछे उनसे जो चाहत रखते हैं सत्ता में आने की और बातें करते हैं बदलाव की। जमघट के इस अंक में हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। हम पहली बार मुखातिब हैं और लल्लन टॉप भड़बड़ी में नहीं रहता है, तसल्ली से बात करता है। हमें जल्दी नहीं है और ना हमें वो ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए 30 सेकंड की, तो हम तसल्ली से बात करेंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि संजय सिंह के बारे में बातें बहुत कही जाती हैं, लखनऊ में, दिल्ली में। आपके पुराने मित्र भी बड़ी बातें करते हैं, कुमार विश्वास, आशुतोष, बातें होती हैं आपकी? हाँ होती है, संपर्क में है? बिल्कुल होती है। अच्छा, वो कट्टी तो नहीं हुई कि यार राज्यसभा हमको भी जाना था, तुम चले गए हम रह गए? उनसे पूछिए, मेरी ओर से कोई कट्टी नहीं है। नहीं है? अच्छा, तो आशुतोष अभी हैं पार्टी में? आशुतोष जी तो सत्य हिंदी के माध्यम से अपना मीडिया का जो काम था वो फिर से कर रहे हैं। पार्टी में कोई सक्रिय, कोई संभावना भविष्य में आने की? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। और कुमार विश्वास? कुमार विश्वास जी अपना काम कर रहे हैं। कुछ बात होती है उनसे? नहीं, बात काफी दिनों से नहीं हुई। अभी एक कार्यक्रम में जरूर मिले थे यहाँ लखनऊ में। हाँ, उस समय मुलाकात हुई थी। तो नजर बचाने की नौबत तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि वो सामने बिल्कुल नजर से नजर मिला के मिले, हाथ मिलाया, कोई नजर बचाने की जरूरत क्योंकि नहीं। कुमार विश्वास अपने इंटरव्यू में आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब वो उनका नाम नहीं लेते हैं। बौना आदमी और इस तरह के तमाम कवि हैं तो तमाम शब्द अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं। कोफ्त होती है संजय सिंह? मुझे लगता है ये अगर हमने एक साथ काम किया है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहे हैं, तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं कभी अपने किसी साथी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग न करता हूं, न इसको ठीक मानता हूं। अच्छा, एक यहाँ हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, मंत्री जी हैं एक, वो भी यही कह रहे हैं कि ये संजय सिंह हमारे पीछे गए पड़े हैं। महेंद्र सिंह नाम है उनका, जल शक्ति मंत्री हैं। कह रहे हैं कैसी भाषा का प्रयोग सुना है कि मानहानि का नोटिस भेज रखा है आपको?
मानहानि का नोटिस मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। अंबानी ने भी कर रखा है, अंबानी ने भी कर रखा है, मजीठिया ने भी कर रखा है, महेंद्र सिंह ने भी कर रखा है, कुछ अधिकारियों ने भी कर रखा है। तो करते रहने दीजिए उनको, तमगों की तरह। अगर क्या इस मानहानि की नोटिस के कारण जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो उठाना बंद कर दिया जाए? क्या है मुद्दा, विस्तार से बताइए। मुद्दा ये है कि जल जीवन मिशन में बगैर टेंडर के, बगैर एस्टीमेट बने टेंडर करा दिए गए। 100-200 करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का। यानी कि जिस चीज का एस्टीमेट बना नहीं उसका टेंडर करा दिया गया। 3-3 गुना ज्यादा दाम पर टेंडर करा दिया गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने देखा होगा, मैंने वो सारे पेपर सामने किए थे। इनके विभाग के अधिकारी, निर्दोष कुमार एक्सियन, एक जैन एक्सियन, आकाश जैन एक्सियन, उन लोगों ने लिख के बाकायदा अपने विभाग को दिया कि भाई ये 40%, 50% ज्यादा रेट पे काम इन लोगों को अलॉट किया जा रहा है, और जो हमारी सीमा है उससे अधिक पर मुझे साइन करने के लिए कहा जा रहा है, हम इनको काम अलॉट नहीं कर सकते। ये इनके विभाग के अधिकारी लिख के दे रहे हैं। जो कंपनी कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड रही है, उस कंपनी को ये ठेका दे रहे हैं पाइप की सप्लाई का। फिर बाद में कह रहे हैं साहब पाइप की सप्लाई लेना तो जिन लोगों को काम मिला है उनकी जिम्मेदारी है, सरकार से क्या लेना देना। फिर मैंने इनके चीफ इंजीनियर की चिट्ठी सामने कर दी, जिसने खुद लिख कर दिया है, जिन कंपनियों को ठेका मिला है उनको, प्रशासनिक अधिकारियों को लिख के दिया है कि आप इसी कंपनी से पाइप खरीदिए। तो क्या इंटरेस्ट है मंत्री जी का या उनके अधिकारियों का या उनके विभाग का? तो ये इतना बड़ा घोटाला है जल जीवन मिशन का, उसको हमने जब सामने किया तो कहते हैं साहब हम डिफेमेशन केस करेंगे, मुकदमा करेंगे। लोकायुक्त से नोटिस हुई है। उस पूरे मामले के सारे साक्ष्य मैंने लोकायुक्त के सामने रखे और शिकायत की, तो उसमें लोकायुक्त से उनको नोटिस गई है, उनके विभाग को नोटिस गई है। प्रमुख सचिव को डेट मिली थी कि आप हाजिर होकर इन बिंदुओं पर जवाब दें। लोकायुक्त ऐसी संस्था है जो पहले प्राथमिक जांच करती है और उसके बाद कोई नोटिस देती है या किसी को बुलाती है। आपने संजय सिंह जी जवाब की बात कही, महेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा कि संजय सिंह के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वो 1,20,000 करोड़ का जो फिगर दे रहे हैं ये पता नहीं कहाँ से फिगर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जिन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड बता रहे हैं, जम्मू और हिमाचल का उदाहरण देके, वहाँ उदाहरण नहीं। आपने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, 2013 का कागज़ दिखा के उन्होंने एक और कागज़ लहरा दिया कि इसके बाद का आदेश है कि पिछला आदेश भूलवश जारी हुआ था। ये उनकी सफाई, आप सहमत हैं उन सफाई? देखिए, पहली बात तो आप बहुत रिसर्च करके कोई काम करते हैं, आपकी तारीफ करता हूं मैं लल्लन टाप की। खाली आप रश्मि मेटेलिक का नाम डाल दीजिएगा गूगल पे, कब कब इनके ऊपर क्या क्या जांच हुई है और किन किन एजेंसीज ने इनके खिलाफ जांच की है, आपको वो भी मिल जाएगा। और मुझसे वो सारे पेपर्स ले लीजिएगा कि किन किन राज्यों में ये ब्लैक लिस्टेड हुए हैं। उसके बाद मंत्री जी से पूछ लीजिएगा, जवाब दे दें मेरी बातों का। किन किन राज्यों में इनके कामों को मानक के विपरीत मान के इनको रोका गया है काम करने के लिए, वो सारी चिट्ठियां मैं आपको दे दूंगा। वो मैंने तो बनाई नहीं अपने घर में, और ना एक दिन में बनी है। वो तो अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में रश्मि मेटेलिक द्वारा किए गए कामों पर रोक लगाई गई है वहां की राज्य सरकारों के द्वारा। और उसकी चिट्ठियां हैं, वो सारी शिकायतें मैंने लोकायुक्त के सामने रखी। इन्होंने बगैर एस्टीमेट बनाए टेंडर करा दिया, उसकी शिकायत हमने की। और 1,20,000 करोड़ की योजना तो सरकार खुद ही डंका पीट पीट के कहती है 1,20,000 करोड़ की योजना है, ये बहुत बड़ी योजना है। जब ये योजना पूरी होगी उत्तर प्रदेश में, आज आपको पता होना चाहिए कि घर घर पानी पहुंचाने के मामले में हम सबसे फिसड्डी राज्यों की सूची में है उत्तर प्रदेश, जहां पे टोटी के जरिए लोगों को पानी मिल सके। नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है ये। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजना है, जिसमें आधा पैसा राज्य सरकार को देना होता है, आधा केंद्र सरकार को देना होता है। अच्छा, ये बताइए, एक और विधायक जी हैं बस्ती जिले के हरैया से, अजय सिंह। हजरतगंज थाने में एक मुकदमा है संजय सिंह के खिलाफ कि फर्जी दस्तावेज के जरिए आप बदनामी कर रहे हैं उनकी। 417, 465, 469, 501, 500। तो सौरभ जी, आप धाराएं कम लेके आए। 21 मुकदमा किया है योगी जी ने मेरे ऊपर। नहीं, हम तो केस बाय केस बता रहा हूँ। ये तो एक उसी जल जीवन मिशन का एक मुकदमा है जो अजय सिंह, हरैया विधायक भी इसीलिए, हरैया विधायक ने इसलिए कराया कि मैंने
एक शिकायत उन्होंने की थी वहां के एक अधिकारी के खिलाफ जल जीवन से जुड़े हुए मामले में, उसका जिक्र मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और उसको उन्होंने कहा कि हमारी डिफेमेशन कर दिया, हमारे विरुद्ध गलत बातें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। उसके आधार पे ये मुकदमा लिखा गया और 21 मुकदमे मेरे ऊपर हुए, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया, सुप्रीम कोर्ट से मुझे स्टे मिला है। जब मेरा सत्र चल रहा था, सदन में मैं था, उस वक्त मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस गई थी गिरफ्तार करने। जब मैं निवेंद्र मिश्रा के यहाँ हत्या के मामले में शोक व्यक्त करने गया था तो लौट के आ रहा था, 150 पुलिस वाले मुझे रास्ते में गेस्ट हाउस में गिरफ्तार करने के लिए खड़े थे और पकड़ के मुझे एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। मेरे घर पे पुलिस वाले भेजे गए। इस सरकार के खिलाफ लड़ने का खामियाजा भुगता है मैंने 21 मुकदमे के रूप में, फर्जी FIR के रूप में, डिफेमेशन केस के रूप में। तो ठीक है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, न चुप हुए न बैठे, मुकदमे ये लोग करते रहते हैं। ये दबाव बनाने का एक तरीका है कि आप एक दिन में 9 FIR हुई है, मेरे खिलाफ एक दिन में 9 FIR हुई है और आप FIR की भाषा पढ़ेंगे सौरभ जी तो आपको हंसी आएगी। एक ही तरह की FIR हर जगह। क्या कट कॉपी पेस्ट है क्या? कट कॉपी पेस्ट, एक ही तरह की FIR 9 जगह, एक ही मामले में 9 जगह FIR। मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने एक मामला खारिज किया है अभी। तो ऐसे है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत स्नेह करती है आपसे। वो स्नेह इसलिए करती है कि मैं उनके भ्रष्टाचार को खोलता हूं। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। ये सब चीजें आपने कभी कोर्ट में? बिल्कुल, हमने इसकी शिकायत की है, बता तो रहा हूं आपको, लोकायुक्त से नोटिस हुई है। 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया। कोरोना की महामारी में जब लोगों की जान जा रही थी, सरकार के अधिकारी और सरकार मिलकर भ्रष्टाचार कर रही थी, उसके तमाम साक्ष्य और प्रमाण हमने दिए। कुछ अधिकारियों को इन्होंने दिखावे के तौर पे सस्पेंड भी किया। उसके बाद एक SIT इन्होंने बनाई और कहा कि 10 दिन में वो रिपोर्ट आएगी। आज तक वो 10 दिन पूरा नहीं हुआ। 9 करोड़ रुपए सौरभ जी उस वक्त निकाल लिए गए कोरोना की महामारी के दौरान जब कस्तूरबा के विद्यालय बंद थे। कस्तूरबा योजना वंचित समाज की, पिछड़े समाज की आवासीय योजना है, बच्चियां जहां पे पढ़ती हैं जी। और जब विद्यालय बंद था उस समय उनके खाने के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके निदेशक की चिट्ठी है जो सारे BSS को गई कि भाई बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछा गया कि भाई आपने पैसा कैसे ये निकल गया, क्या क्या हुआ। तो बताइए उसमें संजय सिंह दोषी हैं। कई लोग मैंने इनके मंदिर के घोटाले को सामने किया कि प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 7:10 पे खरीदते हैं और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर ट्रस्ट और भाजपा के लोग मिलकर उसको 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार 5 मिनट में। ये कई लोग ये पूछते हैं कि जैसे आपने राम मंदिर वाले विवाद का जिक्र किया जमीन के, पवन पांडे कहते हैं हमने घोटाला खोला, संजय सिंह कहते हैं हमने खोला, और फिर एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि संजय सिंह अभी भी अपनी पुरानी पार्टी समाजवादी के लिए काम कर रहे हैं क्या अंदर खाने? देखिए ऐसा है कि इसमें कोई क्रेडिट लेने का सवाल नहीं है। हाँ। निश्चित रूप से पवन पांडे के पास भी ये सारे कागज थे, उन्होंने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका पूरा खुलासा किया, मुकदमे भी झेला और सारे इसके खिलाफ हमने वहाँ की कोतवाली में भी FIR दी। वहाँ के इंस्पेक्टर के पास अभी भी हमारी FIR की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। 156(3) में मैंने अयोध्या में मुकदमा दायर किया है कि इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इसमें बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स बाद में आई, किस तरह से 90 के दशक में दलितों की जमीन वहां पर एक दूसरे ट्रस्ट के द्वारा ली गई और अब उसको कैसे अधिकारी और उनके परिवार के लोगों ने खरीदा उस दान की जमीन को। और अभी फैसला हुआ है मेरी शिकायत के बाद और हल्ला मचाने के बाद। और निश्चित रूप से उस अखबार एक फैसला तो पिछले दिन आया। और जो बात आपने कहा, आम आदमी पार्टी में आने से पहले मेरा एक सामाजिक जीवन रहा है। आजाद समाज सेवा समिति नाम की संस्था में मैं लंबे समय तक काम किया।
रघु ठाकुर जी के साथ लंबे समय तक काम किया, जो प्रख्यात समाजवादी नेता है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में। बिल्कुल। और 7, 8, 9 महीने जो समाजवादी पार्टी में प्रदेश के युवजन सभा में काम किया, तो प्रदेश सचिव थे आप। प्रदेश सचिव थे। तो मैं तो तमाम संगठनों में काम किया हूँ। मैं मेधा जी के साथ NAPM में भी काम किया। मैंने घूस का घूसा अभियान चला अरविंद केजरीवाल जी का, उसमें भी राइट टू इंफॉर्मेशन में भी काम किया। तो 25 साल का सामाजिक जीवन है, अलग अलग संगठनों में रह के काम किया मैंने। समाजवादी पार्टी का जिक्र हो रहा है, आपके शुरुआत पे जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता हो तो उसका जो सामाजिक जीवन रहा है, राजनीतिक जीवन, उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा अंदाज़ा भी लगता है कि कैसे नेता गढ़े जाते हैं, कैसे विचार गढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले चूंकि प्रसंग है, आप अखिलेश यादव से मिले थे, फोटो भी आई थी, मुलाकात में क्या बात हुई? देखिए, मुलाकात में जो बात हुई थी मैंने उसको सार्वजनिक तौर पे आके बताया था, और मैंने ये कहा था, पहली मुलाकात में मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव के समय में जिस तरह से यहाँ पे लूट, धांधलेबाजी, तमाम चीज़ें हुई चुनाव में, उसको लेके भी बातचीत हुई। पहले मुलाकात में जन्मदिन के दिन मैं नहीं जा पाया था, उसके लिए बधाई देने भी गया था। गठबंधन की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी तो पूरी जानकारी के साथ मीडिया के सामने आऊँगा, बोलूँगा, एक एक बात बताऊँगा, ये भी मैंने कहा था दूसरी मुलाकात के बाद। लेकिन न गठबंधन की दिशा में कोई बात आगे बढ़ी, न बताने लायक कुछ है। कहाँ तो भाई, जब बात कुछ आगे बढ़ेगी तब अटकने का सवाल है ना। जब बात आगे बढ़ी नहीं। ज्यादा सीटें मांग ली क्या आपने? सीटों का सवाल नहीं है, सवाल सीटों का नहीं है। और इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी अगर इसके बारे में चर्चा होगी तो सीटों का सवाल कल ही होगी। कल कर लीजिए, उनके हिस्से का सवाल उनसे पूछा जाएगा, पूछ लीजिएगा। हाँ, आपको जानकारी मिल जाएगी। नहीं, सीटों का तो रहता है संजय जी मामला, रहता है, मैं मानता हूं। जेजेपी के साथ रस्साकशी चली लोकसभा चुनाव में, वो कितने पे लड़ेंगे, आप कितने पे लड़ेंगे, बिल्कुल रहता है। अभी पंजाब में भी एक रस्साकशी होनी है, बिल्कुल रहता है। किसान संगठनों को। 19 में आप कांग्रेस से लगातार बात करते रहे, वो कितने पे लड़े, दिल्ली में आप कितने पे लड़े। तो सीटों का मामला तो राजनीति में रहता ही है। बिल्कुल रहता है। हाँ, लेकिन जब आप अखिलेश यादव से मुलाकात के बारे में उस संदर्भ में पूछ रहे हैं तो मैं आपसे इस बात को साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि सीटों का कोई मामला नहीं था। आप गठबंधन चाहते थे सपा से? देखिए, चाहते थे नहीं चाहते थे, उन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। 215 से ज़्यादा सीटों पे हम अपने प्रभारी और संभावित प्रत्याशी जो हैं उनका ऐलान कर चुके हैं। तो अब हम अपने काम पे लगे हुए हैं, अपने जो मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। संजय जी, मैं फॉर आर्ग्यूमेंट से ये मानना चाहूँ कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है, लेकिन फिर मेरे सामने एक तथ्य आता है। तथ्य ये कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, यदि वो यूपी के चुनाव को लेकर गंभीर हैं तो यूपी की यात्राएं क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब में सक्रिय हैं, गोवा में, उत्तराखंड में भी सक्रिय हैं, यूपी से क्यों परहेज है? एकदम परहेज नहीं है, आपको बताता हूं एक एक चीज करके। सबसे पहले किसान रैली मेरठ के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने की, अयोध्या अरविंद केजरीवाल आए, अभी उन्होंने एक महारैली यहाँ पे 2 जनवरी को हमारी हुई, बहुत बड़ी रैली हुई, वो किया। मुझे 24/7 परमानेंट, मैं किसी दूसरे राज्य में एक दिन के लिए भी नहीं गया, पिछले 1.5-2 वर्षों से लगातार यहाँ पे रह के संगठन बनाने का काम, मुद्दे उठाने का काम, संघर्ष करने का काम, मुकदमा लिखवाने का काम, सब कुछ कर रहा हूँ। और हमारे कार्यकर्ताओं पे भी मुकदमे हुए हैं, लाठी खाए, ठीक बात। बीच बीच में लगातार मनीष सिसोदिया आते रहे उत्तर प्रदेश, तिरंगा यात्राएं हमने खूब बड़ी बड़ी की, और जिला पंचायत का चुनाव हमारा वाटर टेस्टिंग था, जिसमें हम 1600 सीटों पे चुनाव लड़े, 83 हमारी जिला पंचायत की सीटें आईं, और कई स्थानों पे हम दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे, 40 लाख वोट उसमें हमें मिला। तो जिला पंचायत के चुनाव से हमारे संगठन की और चुनाव की राजनीति में एक शुरुआत उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं विधानसभा के पहले वहां से हुई। अब आप ये कहें कि
पूरे सारे साथियों को एक ही, सारी ताकत को एक ही जगह झोंक दिया जाए, ये संभव नहीं है। वो पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, उनको अलग अलग राज्यों में जाना पड़ेगा। तमाम विधायकों की ड्यूटी उत्तर प्रदेश में लगी। पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव में एक एक एरिया बांटे गए थे विधायकों को। 40 विधायक उत्तर प्रदेश में काम किए। अभी हमारे 11 चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश में, उसमें तमाम विधायक हैं। तो पार्टी अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से कार्यक्रम तय करती है। अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता में पंजाब सबसे ऊपर है। निश्चित रूप से है, हम सबकी प्राथमिकता में पंजाब सबसे ऊपर है, क्योंकि वहां आप सत्ता के संघर्ष में मेन कंटेंडर हैं। एकदम गोवा में मेन कंटेंडर के बजाय आप ये कह सकते हैं कि इस बार पंजाब की जनता सत्ता देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी को। मैं तो ये मानता हूँ। आप प्रभारी थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक साथ दे रही है, एकदम ठीक साथ दे रही है। 2017 के चुनाव, एकदम ठीक याददाश्त आपके साथ। व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, फिर मैं कहता हूं, राजनीति में अगर पुरानी बातों की चर्चा में आप ज्यादा उलझे रहेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। वहां से कुछ सीख हासिल होते हैं, उससे कुछ सीख के आगे बढ़ने की जरूरत होती है जी। तो अगर हमारी सरकार पिछली बार नहीं रह पाई है तो कुछ बन पाई है, तो कुछ खामियां, कुछ चूक, कुछ गलतियां निश्चित रूप से हमसे हुई होंगी। क्या गलतियां हुई? नहीं, मैं कह रहा हूं उसके विस्तार में जाने की या उसकी चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी एक बात मैं पारदर्शिता का अलम उठाती है, संवाद की बात करती है। आपके समर्थक भी जानना चाहेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। जी, देखिए, 2-3 चीजें हुई। चुनाव हमने बहुत पहले वहां उठा दिया, जो रणनीतिक तौर पे अब यह महसूस होता है कि हमसे गलती हुई। पीक आना चाहिए था पोलिंग के करीब, पीक पोलिंग के करीब आना चाहिए था। माघी मेला जो हमारा हुआ, जिसमें लगभग 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, वो चुनाव के 1 साल पहले हो गया, लगभग 1 साल पहले हो गया, और वहां से चुनाव पीक पे चला गया। और उसके बाद उस एक्सपेक्टेशन को, उस उम्मीद को, या ये कह लीजिए कि वो जो उछाल आया था, उसको मेंटेन करना अंत तक, वो एक बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए साबित हुई। दूसरा, चुनाव के दौरान पहली बार हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ की बहुत सारी परिस्थितियों से अवगत नहीं थे। कई चीज़ों को गलत ढंग से प्रचारित किया गया, जैसे कि एक स्थान पे अरविंद केजरीवाल जी रुकते हैं, उस व्यक्ति से प्रकाश सिंह बादल भी मिले हैं, सुखबीर बादल भी मिले हैं। उस व्यक्ति से सब लोगों के रिश्ते हैं, सबकी फोटो आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रचारित क्या किया गया? अरे साहब, ये तो फला अपराधी था, ऐसा था, उसके घर में रुक गए। उसका एक दुष्प्रचार चलाया गया केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अंत में लोगों के टिकट कटे, उससे लोग नाराज हुए, वो विरोध में आ गए कई जगहों पे। तो कई सारे उसके कारण रहे। अब लंबी बातचीत हो जाएगी। नहीं, मेरे पास बहुत समय है। हाँ, तो मेरे दर्शकों के पास भी, आराम से बता दीजिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो मुख्य तौर पे मैं ऐसा मानता हूं कि जो चुनाव का पीक जाना चाहिए था, वो पहले आ गया। उस चीज को हम अंत तक मेंटेन नहीं रख पाए। और गर्म पंथियों के साथ आपकी नजदीकियों को पंजाबी हिंदुओं ने पसंद नहीं किया। मुद्दा बनाया गया। कोई हम कट्टरवाद की राजनीति में संजय जी, आप इतने दशकों से राजनीति में हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर विरोधी आपकी किसी गलती को मुद्दा बना रहे, तो आप शिकायत थोड़ी कर सकते हैं कि भाई ये इन्होंने फेयर प्ले नहीं किया। कई बार सही मुद्दा बनाया जाता है, कई बार गलत मुद्दा बनाया जाता है, कई बार झूठ आपके खिलाफ प्रचारित किया जाता है। मजीठिया भी यही कहते हैं कि संजय सिंह हमारे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। तो फिर कैसे अभी क्यों गए जमानत लेने के लिए? अगर मैं झूठ प्रचारित कर रहा था उनके खिलाफ, तो कैसे जमानत लेने गए वो? तो यहाँ पे आप और नवजोत सिंह सिद्धू एक स्वर में हो जाते हैं। नहीं, नवजोत सिंह मजीठिया के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू कब बोलना शुरू किए, क्या कर रहे हैं, आप बताइए। पंजाब के लोगों को बच्चा समझ रहे हैं? आपने FIR की और जमानत कराने भर का पूरा मौका दिया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। उनकी अरेस्ट कहीं से भी उसको खोज नहीं पाए, अरेस्ट नहीं कर पाए। मजीठिया भागता रहा इधर से उधर आराम से। और अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब, हम ही लड़ रहे हैं उनसे। तो आप कह रहे हैं कैप्टन और बादल परिवार साठगांठ, क्योंकि सिद्धू भी यही कहते हैं कि साहब कैप्टन सख्त नहीं थे। देखिए, कांग्रेस और बादल परिवार का मिलाजुला, कैप्टन और बादल परिवार का मिलाजुला खेल रहा, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है।
ये सर्वविदित सत्य है। वो सारे काम जो बादल की सरकार में चलते थे, वो सारे गोरख धंधे उनके जब कैप्टन की सरकार बन गई तब भी चलते थे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे एक मानहानि मजीठिया ने किया, एक महेंद्र सिंह ने किया, तो काफी भारत भ्रमण हो जाता होगा आपका मुकदमों का। गुजरात में भी है। हाँ। गुजरात में भी डिफेमेशन है। तो करेंगे क्या आप? अगर आपको सब मुकदमों से डरा के आपको रोकने की पूरी कोशिश की जाए कि आप बोल ही ना पाए, कोई मुद्दा ना उठा पाए, तो फिर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस मुकदमे का जवाब दीजिए, लड़िए, और या फिर डर के बैठ जाइए। अच्छा, एक चीज बताइए, सब लोग कहते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के बड़े खास हैं। कोई विरोध करता है तो लोग कहते हैं देखो खास नहीं होते तो राज्यसभा तो नहीं भेजते, क्योंकि नारायण गुप्ता और सुशील गुप्ता को तो नाम के अनाउंसमेंट से पहले पब्लिक स्फीयर में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। तो आपको तो पता ही होगा, अब आप बताना चाहें दर्शकों को, आपकी इच्छा है। ये नवजोत सिद्धू को आप लोग लाना चाह रहे थे क्या आम आदमी पार्टी में? कुछ बात तो चली थी। ये 2017 की बात है। अच्छा, क्या बात चली थी बताइए। उस चुनाव में जरूर हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है सौरभ जी कि अगर कोई बात किसी व्यक्ति के साथ हुई और वो फाइनल नहीं हुई तो उन चीज़ों की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आपको सार्वजनिक जीवन में इतनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, और कोई बात होती वो हमारे साथ आते, तब की तब होती। 2017 की बात है ये, उस समय जरूर हम लोगों ने प्रयास किया था। सीएम बनना चाह रहे थे वो, अब फिर वही बात है। अब सीएम तो वो बनना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूं ना कि फिर वो उन बातों को दोहराने का कोई अर्थ नहीं। अगर ये पत्रकारों वाली अदा है आपके अंदर। एकदम नहीं है। नहीं, पत्रकार को इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि जो बात ऑफ द रिकॉर्ड बताई गई है उसको आप ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकते। मुझे लगता है इसका पालन करना चाहिए। अगर आपकी कोई बातचीत किसी से हुई है और अगर वो फाइनल हो गई तो ठीक है, सब जानेंगे। नहीं हुई तो क्या बात हुई, क्यों फाइनल नहीं हुई, उसकी बहुत चर्चा करने से कोई उसका अर्थ नहीं है। चलिए, पर आपने ये माना कि बात हुई थी? बिल्कुल हुई थी। अच्छा, लोग कहते हैं कि संजय सिंह बातें करने में उस्ताद हैं और इन्हीं बातों के दम पे वो आज राजनीति में इतने आगे पहुंच गए। सुल्तानपुर का लड़का इंजीनियरिंग करने उड़ीसा जाता है, वापस आता है, रेहड़ी पटरी के आंदोलन करता है, दोस्त को विधायकी करवाता है, पीछे पीछे खुद भी पार्टी में जाता है, और फिर देखिए कहाँ काम आता है। क्या है संजय सिंह की राजनीतिक शुरुआत? देखिए, अगर आप राजनीति शिशु मंदिर में पढ़ते थे आप, संघ के विद्यालय में? हाँ, तब तो पता भी नहीं था कि संघ क्या होता है और बीजेपी क्या होती है। 5वीं तक मैं पढ़ा हूँ शिशु मंदिर। अच्छा जी, हाँ, 5वीं तक ही होता है शिशु मंदिर, फिर विद्या मंदिर। वही मैं कह रहा हूँ, तो विद्या मंदिर में पढ़ा नहीं, MGS में पढ़ा हूँ। तो तब तो मुझे पता भी नहीं था कि संघ क्या होता है और बीजेपी क्या होती है। लेकिन शिशु मंदिर में पढ़ा, वहाँ अच्छी पढ़ाई भी हुई, ऐसा कोई बिल्कुल, मैं भी वहीं का पढ़ा हूँ, अच्छी पढ़ाई होती है। तो उसमें कहीं कोई उसका मुझे उद्यमी थे आप? एक पैसे भी गुरेज नहीं है। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा कभी भी नहीं रहा। मैंने कहा उद्यमी थे आप। हाँ, लेकिन पिताजी हमारे चूंकि खुद टीचर थे तो उन्होंने मार पीट के कोशिश किया कि मैं कुछ पढ़ लिख लूं, तो इसीलिए उन्होंने फिर माइनिंग इंजीनियरिंग अरे नहीं, आप स्किप कर गए बीच में एक स्टेप। बताया। माइनिंग के पहले भी तो कुछ हुआ था 10वीं में, क्यों भेजे गए थे फिर अमेठी? अच्छा, मैं 1 साल हाई स्कूल में फेल हुआ हूँ। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज का जिक्र संजय जी इसलिए जरूरी है। हमारे एक मित्र हैं, IPS हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में जी, मनोज शर्मा उनका नाम है जी। वो 12वीं में फेल हो गए थे। अच्छा, तो मैं ये कहानी इसलिए दर्शकों को बताता हूँ हमारे कई नौजवान मित्र हैं, वो 10वीं या 12वीं या किसी भी क्लास में फेल हो जाते हैं, उन लोगों को लगता है जीवन खत्म हो गया। उनके नंबर कम आ जाते हैं, उनको लगता है कि साहब विपदा आ गई। तो मैं इसलिए सफल लोगों से कुरेद के पूछता हूं ताकि उनको सबक मिले कि भाई एक इम्तिहान तुम्हारी जिंदगी तय नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात मैं सहमत हूँ आपसे। और जब पिताजी ने उड़ीसा भेजा तो वहाँ अंग्रेजी की मोटी मोटी किताबें फर्स्ट ईयर में देख के हम लोगों की हालत खराब हो गई। मुझे लगा कि अब तो कैसे यहाँ पे पढ़ेंगे। कहाँ थे आप उड़ीसा में? केवझर में है, माइनिंग पढ़ने गए थे जी। और फिर उसके बाद धनबाद में मैंने ट्रेनिंग किया। कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में एक प्राइवेट माइंस थी, उसमें नौकरी की।
फिर मन लगा नहीं और वापस आया। हम लोगों ने एक साथ कहाँ मन लगता था? ज़्यादा सार्वजनिक जीवन में ही काम करने में रुचि रही, समाज सेवा के क्षेत्र में रुचि रही और इसीलिए रास्ता चुना। राजनीति की जो बात आप कह रहे थे वो छूट गई बात। हाँ, आएंगे, उसी पे आएंगे। हाँ। राजनीति के गुर सीखने की अगर आप बात कहेंगे तो निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेय मैं अपनी जिंदगी में रघु ठाकुर जी को दूंगा। थोड़ा दर्शकों को विस्तार से हाँ, बताइए, मैं कई बिल्कुल। लोगों को उस बड़े समाजवादी नेता के बारे में नहीं पता है। रघु ठाकुर जी 77 के आंदोलन में 2 साल जेल में रहे। उसके पहले जार साहब के आंदोलन में, रेलवे के आंदोलन में जेल में रहे। सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और पूरा जीवन उन्होंने एक सच्चे समाजवादी के रूप में बिताया। आज भी वैसे ही रहते हैं, एक छोटे से कमरे में। तो उनके सानिध्य में रह के मैंने राजनीति सीखी। और एक किस्सा मैं बताऊंगा उनके बारे में कि जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मैं उनको अपनी आज़ाद समाज सेवा समिति नाम की एक संस्था है जिसके कार्यक्रम में मैंने रघु जी को बुलाया था स्पीच देने के लिए। तब मैं राजनीति में नहीं था। आप, अशोक सिंह, करतार, हाँ, सारे लोग, चलाते थे। करतार केशव यादव जी, अशोक सिंह जी, अनूप संडा जी, हम सारे लोग। अनूप संडा जी राजनीति में थे लेकिन मैं राजनीति में नहीं था। तो मैंने उस कार्यक्रम में उनको बुलाया। तो चूंकि जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे के साथ महामंत्री, उस समय में जब जनसंघ और 77 में समाजवादी विलय हुआ था, सोशलिस्ट सब पार्टी वोटों का का। विलय हुआ था। तो इतने बड़े नेता, तो मैं एसी डिब्बे के सामने खड़े होकर उनका इंतजार कर रहा था कि मैंने कहा कि भाई वो तो ये सुल्तानपुर आएंगे। की बात है। सुल्तानपुर के स्टेशन पे आए और चले गए। ट्रेन आई और ट्रेन चली गई। तो उस समय राजनीति को लेके ये था कि भाई नेता लोग सारे बड़े खराब ही होते हैं। तो मैंने अपने साथियों से गुस्से में कहा, मैंने कहा यार देखो, मैं बुलाना नहीं चाह रहा था, देखो इनको भी बुलाया और ये भी जो है गोली दे गए, आए नहीं। हाँ। तो फिर मैंने देखा कि एक सिकुड़ा सा कुर्ता पहने हुए और बड़ी कमजोर सी चप्पल पहने हुए कोई आदमी हाथ में झोला लिए हुए स्लीपर क्लास से उतर रहा है। तो किसी ने कहा कि अरे वो है शायद रघु ठाकुर जी। और आज भी जब मैं उस घटना का जिक्र करता हूं तो पानी दे दीजिए। वो आपके लिए पहला अवसर था किसी बड़े नेता से मिलने का? आ जाइए, दे दीजिए। आप फ्रेम की चिंता मत करिए, पानी दीजिए। सॉरी। तो मुझे लगता है कि ऐसे भावुकता को लेके माफी क्यों मांगते हैं? मतलब इसमें सॉरी कोई बात नहीं, दिस इज प्योरली नेचुरल। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ऐसे लोगों को राजनीति में जितना स्थान मिलना चाहिए था सही का, वो नहीं मिला। और बहुत सच्चाई से एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी जिया और आज तक भी वो उस चीज का पालन कर रहे हैं। तो मुझे सौभाग्य ये मिला, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, कि मैंने राजनीति का एक एक गुर, जैसे किसी से डरना नहीं है, कभी बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार के रास्ते पे जाना नहीं है, इन तमाम चीजों का संकल्प एक मन में जो आया वो उनको देख के आया। और कैसे एक आदमी संघर्ष करता है राजनीति में और कैसे अपनी बड़े बड़े पदों पे रह के भी अपनी ईमानदारी और शुचिता को कायम रख सकता है, इसके एक बड़े उदाहरण रघु जी हैं। वो लोहियावादी सिर्फ है नहीं, लोहिया को अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। कहने को सोशलिस्ट बहुत लोग हैं, लेकिन समाजवाद का जीवन जीना क्या होता है ये निश्चित रूप से आज भी रघु जी से ही सीखने लायक है। तो ये सौभाग्य मुझे उनसे मिला, गांधी जी को पढ़ने का, लोहिया जी को पढ़ने का, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का, और समाज के पिछड़े
वंचित शोषित लोगों के लिए लड़ने और आवाज़ उठाने का और जातिवाद की व्यवस्था से दूर रहने का, ये सारा कुछ वो खुद भी सवर्ण जाति के हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से जाति तोड़ो आंदोलन चलाया था डॉक्टर लोहिया ने। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। हाँ, किस तरह से उनके आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने जनेऊ तोड़े थे अपने उस जमाने में, जिसमें जनेश्वर मिश्रा जी से लेकर तमाम लोग थे। जनेश्वर जी तो उनके निजी सचिव भी थे, छोटे लोहिया। तो उन सब आंदोलनों से निकले हुए व्यक्ति हैं वो, और एक बड़े व्यक्ति हैं। तो मुझे उनके साथ राजनीति सीखने का, करने का, और आज भी जब भी कहीं फंसता हूँ, लगता है कि इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, तो उनसे ही पूछता हूँ, उनसे ही संपर्क करता हूँ। राजनीति में निश्चित रूप से वो एक आदर्श पुरुष हैं रघु ठाकुर जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप अपनी राजनीति की बात कर रहे हैं। आपकी राजनीति के बारे में सुल्तानपुर में तैनात रहे तमाम पीसीएस और आईएएस अफसर भी खूब बताते हैं। बोलते हैं संजय सिंह फुर्सत में थे, दरी फ्री, माइक फ्री, मसला मिलता था और चालू हो जाते थे। ये आप आरपी सिंह का कमेंट बता रहे हैं। ये तो आप बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। वो हुआ ये था कि एक एडीएम थे हमारे यहाँ आरपी सिंह जी, राजापाल सिंह। हाँ, तो वो सामने से आ रहे थे। मेरा वहाँ के डीएम से झगड़ा हो गया था। एक सुधाकर सिंह डीएम थे। उनसे मेरा झगड़ा इस बात पे हुआ कि एक जायसवाल थे, एक जायसवाल, गोपी जायसवाल ने उनको नोटिस दिया कि मेरे ऊपर कर्ज है, अगर इसको माफ़ नहीं किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और पुलिस ने उस पे समय रहते कार्रवाई नहीं की, डीएम ने उस पे समय रहते कार्रवाई नहीं की, और उसने आत्मदाह कर लिया। हाँ। और जब उसने आत्मदाह की तो मैं, जितने करीब आप बैठे हैं, मैं उतने करीब, मैं हॉस्पिटल में काम करता था, रह के वहाँ पे लोगों की सेवा करना, दिन रात हॉस्पिटल के ही काम में लगा रहता था संस्था के माध्यम से। तो जितने करीब आप हैं, इतने ही करीब वो एम्बुलेंस से उतरा और आया मेरे पास, और उसने कहा कि जिला अधिकारी ने आज मेरी जान ले ली। ऐसे जिंदा था वो उस वक्त। तो मैं उसको देख के अचानक, मतलब मैं बहुत हैरान हो गया। पूरी शरीर उस लड़के की जली हुई थी, गोपी जायसवाल की। फिर मैं भाग के वहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर एपी मिश्रा साहब थे, मैं उनको चिल्ला के बोला, मैंने कहा सर इसकी जान बचाइए। तो उनका ये तो बचना नहीं है, इसको तुरंत लखनऊ रिफ़र करो। और मुसाफिर खाना आते आते वो लड़का ख़त्म हो गया। और उसके खिलाफ मैंने ऐलान किया कि मैं जिला अधिकारी का 7 जगहों पे पुतला जलाऊंगा, और 23 थाने की पुलिस लगा के, और उस ज़माने में मुझे गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। तो जब मेरे लिए सारे पत्रकार बात करने गए राजापाल सिंह से, तो राजापाल सिंह ने कहा कि संजय सिंह के पास एक दरी है, एक माइक है, और नारे उनके तैयार रहते हैं, तो उनकी पैरवी आप लोग मत कीजिए। और ये जुमला उनका, और ये लाइन आज तक चलती है वहाँ पे कि तो अनूप संडा से दोस्ती कैसे हुई? अनूप संडा से दोस्ती हुई जब आज़ाद समाज सेवा समिति में मैंने काम शुरू किया, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो पैसा आता था गरीब लोगों के, खासतौर से लावारिस लोगों के देख रेख के लिए, उनके खाने के लिए, उनके दवाओं के लिए, उनको मतलब नियम के हिसाब से एज ए वीआईपी पेशेंट उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, ये नियम में लिखा हुआ था। तो उसका दूध का पैसा खा जाते थे, खाने का पैसा खा जाते थे, दवाओं का पैसा खा जाते थे। तब तक मैं किसी राजनीति में था नहीं, अपनी संस्था चलाता था आज़ाद समाज सेवा समिति के नाम से, और अस्पताल में गरीब मरीजों की सेवा करना, उनके काम में लगा रहता। तो मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है। तो मैं वहाँ धरने पर बैठा। करतार केशव यादव जी चूँकि सर्विस में थे, तो वो बड़ा संभल के आते थे और कहते थे कि नहीं ठीक है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मेरी नौकरी का सवाल है। मैंने कहा नहीं ठीक है, आपका आशीर्वाद ही बहुत है। तो उन्होंने कहा कि एक यहाँ पे अनूप संडा हैं, वो आपके आंदोलन में आपका साथ देंगे। तो अनूप संडा से पहली मुलाकात वहाँ हुई, और हमारी फिर एक अच्छी दोस्ती हुई। हम लोगों ने खूब संघर्ष किया साथ में, और फिर बाद में वो विधायक बन गए, और मैं इधर आ गया अन्ना आंदोलन में। अरे कुछ जल्दी आ गए आप भाई, बीच में बड़े पड़ाव हैं। इतने जल्दी निकल आए इधर।
खूब मेहनत की अनूप संडा को विधायक बनवाने के लिए 2007 में है। जी। फिर आप भी सपा में चले गए। सपा में बहुत बहुत मतलब वो इतना छोटा कार्यकाल है कि उसका जिक्र भी शायद बहुत मेरे पास बताने के लिए कुछ है नहीं। अरे एक आप सवाल प्रदेश इसमें- स्तर के पदाधिकारी थे हाँ, योजना मैं सभा था के। प्रदेश का जो भाजपा में है अनिल राजभर, वो अनिल प्रदेश राजभर अध्यक्ष जी थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। मुश्किल से 8-9 महीने का कार्यकाल मेरा जी। रहा सपा में। और उस टाइम में एक सवाल आया था जिसपे मेरा वैचारिक मतभेद था कि महिला आरक्षण के सवाल पर समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया कि हम महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ एक स्टैंड उन्होंने लिया। तो मैंने डॉक्टर लोहिया को कोट करते हुए कहा कि डॉक्टर लोहिया ने महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं को पिछड़ा हुआ माना है सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से। तो इसलिए उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और 33% आरक्षण का समर्थन हम लोगों को करना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी उस महिला आरक्षण में भी रिजर्वेशन की मांग कर रही थी। रिजर्वेशन की मांग आज भी उनका वही स्टैंड है। तो हमने उसमें ये कहा था कि भाई डॉक्टर लोहिया को अगर हम लोग मानते हैं तो लोहिया महिला को एक वर्ग मानते थे और उसको पिछड़ा मानते थे। बिल्कुल। तो इस नाते से मैंने वहाँ पे वो स्टैंड लिया और वहाँ से इस्तीफा दिया था पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल से कैसे मुलाकात हुई? अरविंद केजरीवाल जी से पहली मुलाकात 2005-06 के दौरान जब संदीप घूस का घूसा अभियान जब चला, तो उससे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि मेधा जी की एक संस्था है NAPM, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, जिसको संदीप पांडे जी उत्तर प्रदेश में देखते थे। संदीप पांडे जी को मैग्सेसे अवार्ड मिला था, वो हमारी संस्था के कार्यक्रम में भी आए थे और उन्होंने कोका कोला के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। तो उस आंदोलन में भी मैं गया था, लाठीचार्ज हुआ था, जेल गए थे उसमें उनके साथ ही। तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि एक अरविंद केजरीवाल हैं जो कि घूस का घूसा अभियान शुरू कर रहे हैं, आप उसमें आइए और इस अभियान में जुड़िए। PCRF चला रहा था वो। PCRF चला रहा था उसको, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये चल रहा था। तो विभव जो अरविंद जी के साथ काम करते हैं, उनका फ़ोन आया, अश्वती ऑफिस से, वहाँ से फ़ोन करती थी कि इस तरह से आप एप्लीकेशन बनाइए, RTI डालिए और जो लोगों के रुके हुए काम हैं वो करवाइए, तो RTI के कानूनों के बारे में बताइए। तो वो वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी से पहली बार जुड़ाव हुआ। फिर अरविंद जी यहाँ पर आए थे अरुणा राय जी के साथ लखनऊ में, संदीप पांडे जी ने बुलाया था, उस कार्यक्रम में भी मैं आया। तो मैंने देखा कि एक आदमी बिल्कुल चेकदार शर्ट पहने हुए और बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति, और उनका परिचय कराया गया कि ये इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर या किस पोस्ट पे थे उस वक्त, और ये अपनी बात रखेंगे। तो साधारण तरीके से उन्होंने आई और अपनी बात की। तो जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो वहाँ थोड़ी बहुत बातचीत हुई उनसे। फिर उन्होंने फिर सुल्तानपुर में एक रेहड़ी पटरी वालों का आंदोलन हुआ जिसमें मेरी गिरफ्तारी हुई। तो अरविंद जी को कहीं से पता चला तो उनसे बातचीत हुई और उन्होंने फिर वहाँ के DM से बातचीत की। फिर मुझे वहाँ जेल से छोड़ा गया। जेल से छोड़ने के बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ, फिर उसमें अरविंद जी आए और वहाँ से अरविंद जी से फिर जुड़ाव हो गया। अरविंद जी ने फिर स्वराज का आंदोलन शुरू किया अपना, जिसमें गांव-गांव जाकर लोगों को स्वराज की अवधारणा के तहत हमारी व्यवस्था चलनी चाहिए, यानी कि जो बजट आए वो गांव की ग्राम सभा में पूछ के प्राथमिकता के अनुसार खर्च किया जाए। ये पूरा उनका स्वराज का मॉडल था। तो उसको लेके फिर मैं अलग अलग ज़िलों में, और उसकी पूरे यूपी की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। तो उसमें जगह जगह पे जाके मैं मीटिंग करता था। उसमें मुझे याद है कि एक बार मैं बस्ती जा रहा था, तो बाइक से ही जा रहा था, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। ये बात अरविंद जी को काफ़ी दिनों के बाद पता चली जब, और एक्सीडेंट होने के बाद फिर मैं वहाँ गया और एक हाफ कुर्ता खरीद के और फिर मैं बाइक चला के गया, कार्यक्रम किया, सभा करने के बाद वापस आया, और तब फिर काफ़ी दिनों के बाद उनको पता चल पाया था। तो ये भी एक घटना है जो अभी याद आई, स्वराज आंदोलन के दौरान ही। उसके बाद फिर अन्ना जी का आंदोलन शुरू हो गया, तो फिर मैं अन्ना जी के आंदोलन में उनके साथ चला गया, और तब से लगातार। फिर अन्ना जी रालेगढ़ चले गए। 13 आप लोगों ने पार्टी बना ली। 20
हाँ, कब मिले आखिरी बार आप लोग अन्ना हजारे? आप कब मिले अन्ना हजारे से आखिरी बार? अन्ना जी से लोकपाल बिल जब दिल्ली की विधानसभा में पेश होने जा रहा था उस वक्त मिले थे। काफी समय हो गया उसको। जी। कभी ऐसे हालचाल ही ले आइए जाके। नहीं, ये बात सही है, लेकिन अब उनका अपना एक स्टैंड है कि हम राजनीति और राजनीति से अपनी दूरी रखेंगे। अरे तो मिलने से थोड़ी मना ही है। सब आप लोगों ने अपनी नेतागिरी वही उसी मंच से शुरू की, तगड़ी वाली लॉन्च हुए। कई बार वो अपना सार्वजनिक रूप से वक्तव्य जारी करके आशीर्वाद देते रहते हैं। अच्छा, तो देखिए, कभी दिल्ली पंजाब चुनाव पे बात होगी तो तमाम प्रसंग हैं जिन पे हम करेंगे। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। क्या संजय सिंह को लगता है कि 2014 में आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ना या अरविंद केजरीवाल का नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना एक स्ट्रेटजिक भूल थी? आप पब्लिक के मूड को गॉज नहीं कर पाए ठीक से? देखिए, मुझे लगता है ये चीज़ तो हम लोग सार्वजनिक तौर पे कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि 2014 में पूरे देश में चुनाव लड़ना वो हमारी एक रणनीतिक गलती थी। ये तो केजरीवाल का नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना, पूरे देश में चुनाव लड़ने का निर्णय, दैट इंक्लूड्स वाराणसी सीट है। सारी सीटों पे जब पूरे देश की बात हम कर रहे हैं तो हम इसको तो मान चुके हैं पहले। जी। और 2015 के चुनाव में जब हम लोग गए तो इसको जांच के हमने दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगते हुए कहा कि नहीं, हमसे भूल हुई है और अब आप हमें दोबारा आशीर्वाद दीजिए, और उसके बाद 67 सीटें दी। और पिछले 5 साल के काम के आधार पर दोबारा जब केजरीवाल जी गए और उन्होंने कहा कि काम किया है तो वोट देना, फिर 62 सीटें दी। और फिर इसी बीच इन 5 वर्षों में अलग अलग राज्यों में संगठन भी बनता गया, काम भी होता गया। जैसे 17 का चुनाव आप ले लीजिए पंजाब, तो पंजाब में, और 14 के चुनाव में 4 सीटें पंजाब से आ जाएंगी, ये भी भरोसा नहीं था। वो अविश्वसनीय था, हम सब के लिए अविश्वसनीय था। तो कहां कहां बदलाव की राजनीति की आग सुलग रही है, इसका भी अंदाजा जो है उस वक्त हम लोगों को नहीं था, सही पूछे तो उसके बाद से फिर संगठन निर्माण के काम में और बाकी कामों में लोग लगे। अब जहां जहां हमारी जितनी राजनीतिक शक्ति है उसके हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। जब ये सब आप कर रहे थे कि जेल चले गए और बस्ती में मोटरसाइकिल चले गए, तो आपकी पत्नी और परिवार की क्या रिएक्शन होती थी? बहुत अच्छी भूमिका रही। अच्छा, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरी माताजी भी टीचर रही, मेरे पिताजी भी टीचर। पत्नी भी आपकी अध्यापिका है मेरे ख्याल से? नहीं, पत्नी अब अध्यापिका नहीं है। पहले थी वो, उन्होंने अनीता सिंह जी। उनके पिताजी प्रोफेसर थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, वहाँ से फिर अब उनकी फादर की डेथ हो चुकी है 2-3 साल पहले, हमारे ससुर जी की। तो ज़रूर यह है कि आप ऐसी व्यवस्था में हैं, लोग सवाल पूछते हैं कि भाई तुम्हारा पति क्या करता है, कौन सी नौकरी करता है। तो कई बार उन लोगों को भी परेशानी होती थी, जवाब देने में मुश्किल होती थी। या जैसे पिताजी से कोई पूछता था कि भाई पढ़ा लिखा के क्या कर रहा है लड़का तुम्हारा, ये तो कहीं धरना कर रहा है, कहीं प्रदर्शन। एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रेल का चक्का जाम मैंने किया था और पिताजी हमारे साइकिल से कॉलेज से वापस घर जा रहे थे। वो जो जहाँ पे चक्का जाम किया था वो रेलवे क्रॉसिंग हमारे घर के रास्ते में पड़ती थी। तो ट्रेन सामने से आ रही थी और उस ट्रेन के ऊपर हमारे साथ की जो भीड़ थी उसने अचानक, जबकि इस तरह के आंदोलन को हम लोगों ने कभी बढ़ावा नहीं दिया, उसने अचानक जो है पत्थरबाजी शुरू कर दी ट्रेन के ऊपर। और मैं, ट्रेन आ रही है, उसी ट्रैक पे भागता हुआ, लोगों को एक एक करके हटाता हुआ और उसको किस तरीके से रोकना है, इस घटना को कि कोई पत्थर न चलाने पाए, उस काम में दौड़ रहा था, रोक रहा था, चिल्ला रहा था। पुलिस वाले मेरे साथ थे। अशोक शुक्ला उस समय सीओ होते थे, जो इस समय शायद फिरोजाबाद के एसपी हैं। वो दौड़ रहे थे साथ में, पुलिस वाले दौड़ रहे थे और ये सारा दृश्य मेरे पिताजी देख रहे थे। और उन्होंने देखा कि करीब 50 मीटर पहले ट्रेन रुकी और हम लोग रुके और वहाँ पे फिर ये पत्थरबाजी वगैरह डांट बिगड़ के मैंने बंद कराया। और फिर उस दिन आए तो फिर उन्होंने बड़ी डांट लगाई और माताजी से बोला कि ये जो है
अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर क्या सकता। सोच के इसको क्योंझार भेजा था पढ़ने? हाँ, तो अब और कमबख्त वापस आके क्या कर रहा है? और ये किसी दिन इसका जीवन जाएगा और ऐसे वैसे बहुत बिगड़े डांट किए। तो फिर माताजी ने मुझे याद है, आज भी याद है कि उन्होंने कहा कि देखो ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है और हम लोग कमा रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा अगर इस रास्ते में है तो इसको कर ऐसे क्या वो घर में दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन टाइप का सीन होता था क्या? सीन, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पिताजी भी बहुत प्रेम करते हैं आज भी उनको। वो इस तरह के व्यक्ति हैं कि अगर ये पता चल जाए कि भाई मुझे किसी जगह पे रात में 2 बजे पहुंचना है, बाई रोड जा रहा हूं, तो वो तक जागते रहते हैं जब तक खबर ना मिले, और 2 बजे फोन करेंगे, पहुंच गए, अच्छा ठीक है सो जाओ। तो ये उनका लगाव है। माताजी की अपनी एक अलग सोच थी शुरू से कि भाई ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, हम लोग, गुड्डू जो कर रहा है ठीक, हाँ ठीक कर रहा है। गुड्डू नाम है घर का आपका? चलिए, तो ये तो आपके ये हाँ। और दूसरा ये था कि हमारे भाई पढ़ने में अच्छे थे, छोटे वाले, तो वो यूएस में नौकरी करने लगे। उनकी वाइफ भी यूएस में साइंटिस्ट हैं। तो मतलब परिवार पे कोई ऐसा आर्थिक संकट नहीं था। ज़मीन हमारी गांव में है, तो वहाँ से अनाज वगैरह आ ही जाता था, खेती होती थी। आज भी पूरी खेती जो है पिताजी स्वयं देखते हैं। तो मुझे इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रहा कि फैमिली का सपोर्ट मिलता रहा, वरना मैं कर नहीं सकता था इतना सारा काम। इतना लंबा सफ़र अगर तय कर पाया तो निश्चित रूप से परिवार का बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा। तो जैसा आपका और आपके पिताजी का रहा, तो आपका बेटा है उत्कर्ष और बिटिया है वर्तिका, तो आप लोगों के बीच वैसा होता है कुछ कि आपने बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है कि यार हमने बहुत पिटाई खाई अपने बाप से, तुम लोगों को जो करना है? नहीं, मैंने फ्री हैंड दे रखा है, मैं कोई चीज़ रोकता नहीं। मैं ये मानता हूँ कि फिर वो अपने हिसाब से उन लोगों को भी निर्णय लेने का हक है, जो जिस क्षेत्र को वो सही समझते हैं, जैसे काम करना चाहें, अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जीना चाहें। जो कुछ अच्छे एडवाइस जब भी हो सकता है मैं देता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वतंत्र रूप से अगर किसी व्यक्ति को काम करने दिया जाए तो वो जीवन में आगे जाएगा और उसमें रोड़ा नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप यहाँ आके उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों के लिए रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। मैं जो सच है वो बताने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए फिर सच बताइए। कई लोग कह रहे हैं कि आरएलडी के चक्कर में आपका खेल बिगड़ गया सपा के साथ, सच है? ये अखिलेश यादव जी जवाब दे सकते हैं। अच्छा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ठीक है। आपके दोस्त हैं अशोक सिंह, कहते हैं बेकार चला गया राजनीति में, बढ़िया गाना गाता था, गजल वजल, और उसी में भी करियर बना सकते थे। और हाँ, आप आजकल भी कभी, एक दिन मैं रात में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने कुछ ट्विटर पे चेक किया तो वो एक ट्विटर स्पेस चल रहा था, उसमें आप गाना गा रहे थे। देखिए, मैं सौरभ जी दिल से ऐसा मानता हूँ कि संगीत जो है वो जिंदगी के तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। और जिसके जीवन में संगीत नहीं है, जिसके जीवन में म्यूजिक नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो थोड़ा फिर नीरस जीवन हो जाता है। आप ही से प्रभावित हो कि केजरीवाल साहब वो इंसान का इंसान से वो भाईचारा नहीं, वो पहले से करते रहे। हाँ। ये इस मामले में हमारी उनकी साम्यता है, आप ये कह सकते हैं। नहीं, आप उनसे लाख गुना बेहतर गाते हैं। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो भी संगीत प्रेमी है, मैं भी संगीत प्रेमी। केजरीवाल जी मेरी टक्कर के बेसुरे हैं गाना गाने के मामले में। नहीं, लेकिन संगीत प्रेमी है। अच्छा। और मुझे याद है कि जब मैंने एक क्रांतिकारी गीत कई गाए तो उन्होंने स्पेशली एक कैसेट बनवाया था, हमारा एक सीडी बनवाया था कि भाई ये सारे, वो 28 मिनट का है, पड़ा भी है यूट्यूब पे। कई गाने हैं जिसमें मैंने खुद से जो है क्रांतिकारी गीत ट्विटर स्पेस में आप क्रांतिकारी गाने नहीं गा रहे थे, गजलें और रोमांटिक गाने गा रहे थे। मुझे याद है, मैं बता देता हूँ कौन से गाने। जी बताइए। जीवन के दिन छोटे सही। सर ये गाने को कविता की तरह नहीं पढ़ा जाता, गा के बताया जाता है। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए और सोच के बताइएगा, उत्तराखंड में सीएम का चेहरा कर्नल कोठियाल को डिक्लेयर कर दिया,
यूपी में भी बोल देते संजय सिंह होंगे सीएम सत्ता में आए तो। देखिए, मुझे लगता है कि मैं ऐसी कोई गलतफहमी पाल के राजनीति नहीं करता। आपको लगता है कर्नल कोटियाल ने पाल रखी गलतफहमी? नहीं, कर्नल कोटियाल ने गलतफहमी नहीं पाल रखी है, वो हर तरीके से योग्य कैंडिडेट है वहाँ पे। और मैं अभी अगर ये कहूँ कि मैं कोई सीएम की लड़ाई में हूँ उत्तर प्रदेश जैसे 403 विधानसभा के राज्य में, तो ये मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं उसको कि ख्याली पुलाव होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं कभी ऐसी राजनीति के अंदर गलतफहमी पाल के नहीं रहता हूँ। पर ये तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है ना कि सीएम फेस प्रोजेक्ट करो, नारा दो 5 साल केजरीवाल। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। जैसे हमने आपको बताया कि 2014 में सारे देश के अंदर चुनाव लड़ना वो एक स्ट्रेटेजिकली गलत फैसला था। तो इसीलिए इस चुनाव में अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी गोवा उत्तराखंड में सीएम फेस के साथ जा रही है, पंजाब में अभी घोषित होना है, यूपी में, गोवा में घोषित कर दिया आपने सीएम फेस? गोवा में चलिए आप इंटरव्यू में कर दीजिए, आप बोल दिया है तो। नहीं, मतलब मेरा ये कहने का अर्थ है कि राज्यवार सरकार बता ही दीजिए, कुछ एक आध ब्रेकिंग हमारे इससे भी तो आए। उसका आप अपने हिसाब से ही ब्रेकिंग लीजिए, वो पार्टी की लीडरशिप का निर्णय होता है। अरे आप भी तो लीडर हैं। मैं तो इसलिए मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना आपको। आपने यूपी को लेकर सवाल पूछा तो मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई ना मैं जल्दबाजी में हूँ ना ऐसी किसी चाहत में हूँ कि कोई सीएम का फेस मुझे डिक्लेयर किया जाए नहीं किया जाए। अच्छे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ शुरू से, अभी भी कर रहा हूँ। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को अभी पता है कि सबसे ज्यादा जोर पंजाब में लगा रहे हैं, बचा कुचा गोवा ये तो में, माना थोड़ा बहुत उत्तराखंड में। चूंकि अभी कोई संभावना नहीं, तो संजय सिंह कह रहे हैं काहे को कैंडिडेचर वेस्ट करें, भविष्य में जब तगड़े से लड़ेंगे तब देखेंगे। सब कहते हैं संजय सिंह सयाने हैं, जल्दी पल्दी पासा नहीं फेंकते हैं। देखिए, ऐसा है कि इसको सयाना कह लीजिए या रणनीति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये तो कोई आपसे नहीं बोला होगा कि 1.5-2 साल से जब से काम कर रहा हूं तब से कहीं पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, या कोई ये नहीं कह रहा होगा कि आम आदमी पार्टी चर्चा में नहीं है उत्तर प्रदेश में, संगठन नहीं है, या हमने बड़ी बड़ी रैलियां सभाएं नहीं की, या जिला पंचायत के चुनाव में हमने प्रदर्शन नहीं किया। ये तो कोई नहीं कह रहा होगा कि हम चुनाव में कहीं दिख नहीं रहे हैं। आप रैलियों का जिक्र कर रहे हैं संजय जी। 8 जनवरी को, अभी ज्यादा रोज नहीं बीते, आपका ट्वीट आता है, आदित्यनाथ जी यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 4228 मामले मिले हैं। ठीक है। 23,000 केस हो चुके हैं। ठीक है। रैली में व्यस्त हैं, आप भूल गए क्या संकट में डालना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि आपकी रैलियां रद्द। एक आप मॉरल स्टैंड लेते हैं। उसके एक दिन पहले आपके सहयोगी, आपकी पार्टी के नेता राघव चड्ढा मानसा की रैली की भयानक भीड़ की तस्वीरें डालते हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि ये कौन सा ओमिक्रॉन है जो संजय सिंह को यूपी में दिख रहा है लेकिन राघव चड्ढा को पंजाब में नहीं दिख रहा है। अरे भाई, एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए जिस राज्य में जिस प्रकार से केसेस आएंगे, जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति होगी, मैं तो कह रहा हूं कि जब इन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन किया, क्या उस वक्त एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन करने की आवश्यकता थी? जब केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा कि भाई आप फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि जब भी केसेस कोरोना के आए वो बाहर से आए हिंदुस्तान में, पहली बार से लेके अब तक, तो मुंबई और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित इसलिए रहा कि सारी फ्लाइट्स विदेशों से या तो मुंबई आई या दिल्ली आई, ज्यादातर फ्लाइट्स। बाकी राज्यों में भी जाती होंगी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, कोलकाता में भी डायरेक्ट फ्लाइट होगी, चेन्नई में भी होगी, लेकिन ये 2 राज्य सबसे, ये 2 स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, दिल्ली और मुंबई। शहर के तौर पे मुंबई और पूरा राज्य उनका। उत्तर प्रदेश में अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अगर एक दिन में 4200 केस आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री की प्राथमिकता मीटिंग करके कोरोना के रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे ये है, या फिर वो वहां पे भीड़ इकट्ठा करके अयोध्या में स्मार्टफोन बांटना है? ये आप मुझे बताइए। अच्छा, आप अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, एक बयान है जो आपके दोस्त मनीष सिसोदिया ने दिया था कि अगर आप हमसे पूछ रहे हो मंदिर मस्जिद की बात, तो मैं तो कहता हूँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। 2018 का बयान है। फिर एक विजुअल आता है 13 सितंबर 2021 का, जहाँ पे वही मनीष सिसोदिया और वही संजय सिंह रामलला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं
और कहते हैं कि राम की कृपा से केजरीवाल सरकार चल रही है। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, अम्मऊ मीठे दद्दऊ मीठे सरगे को जाए। क्या है मसला? देखिए ऐसा है सौरभ जी, एक एक बयान और एक एक बातों को उठा के बार बार उन चीज़ों को रिपीट करना, मैं समझता हूं कि कम से कम ये जो बीजेपी की आईटी सेल का ये पूरा एक अभियान रहता है, अगर वास्तव में आप देखेंगे क्या बयान इन लोगों ने दिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी धर्म के प्रति आस्था है। दिनेश शर्मा जी जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी सीता मैया थी। ये इनके धर्म के प्रति आस्था है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बजरंग बली हनुमान जी तो आदिवासी थे, दलित थे। कहां से इनको सपने में पता चल गया? भगवान की जाति बताते हुए फिर रहे हैं। तो एक अच्छा, आप एक चीज बताइए कि कहीं किसी इंटरव्यू में, किसी बातचीत में, किसी संदर्भ में कोई बात कही गई हो, उसको आप तोड़ मरोड़ करके, भाई ये तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं मंदिर वहां बनना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है वहां पे, कौन देश में उसका विरोध कर सकता है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन आपको टारगेट पे ले रही है। कई बार कई चीजों को लेके कि मनीष सिसोदिया ने ये बोल दिया, अरविंद केजरीवाल ने ये बोल दिया, संजय सिंह ने ये बोल दिया। भाई तुम क्या करते हो बताओ ना? सीता मैया के खिलाफ तुम्हारा एक मुख्यमंत्री बयान दे, अभी इनके साथ के संजय निषाद जी का बयान सुन लीजिए, कितना अपमानजनक बयान दिया उन्होंने। क्या बोले संजय निषाद? भगवान राम के बारे में बोला है, माता कैकेयी के बारे में बोला है। उसको रिपीट नहीं कर सकते आपके चैनल पे, तो आप देखिए उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो मैं संजय निषाद से पूछूंगा, पूछ लीजिएगा। हाँ, ये मेरे संग यहाँ या तो चेक करा लीजिए। नहीं बिल्कुल, लल्लन टॉप पे तो देखिए सबसे सब पूछ लिया जाता है ना। वो एक पत्रकार थे खुशवंत सिंह, वो एक कॉलम लिखते थे ना काहू से दोस्ती, वो कबीर साहब का जो। हाँ, अच्छा है ये आपका, बढ़िया सिस्टम है ये। अच्छा, ये देखिए, मैं आखिरी में आपसे आपके वादों पे बात करूंगा, यूपी चुनाव के जो आपने बड़े बड़े वादे किए हैं, पर उससे पहले एक रणनीति पर मैं आपकी राय चाहता हूं। लोगों ने कहा कि संजय सिंह को पता है यूपी जा रहे हैं, अभी शुरू में लाइमलाइट में आना, एकदम की पार्टी दिखे, और उसका उनने मंत्र पकड़ लिया। बोले दाएं बाएं की छोड़ो, योगी आदित्यनाथ पे सीधे वो करो, योगी आदित्यनाथ मुकदमे करेंगे, नेता और बड़े बन जाओगे। ऐसा है क्या? एक भी आरोप सौरभ जी अगर योगी आदित्यनाथ पे मैंने बेबुनियाद गलत लगाए हों तो आप मुझे बताइए, एक भी आरोप। क्या कोरोना की महामारी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या जल जीवन में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या कस्तूरबा विद्यालय में पैसे नहीं निकाले गए बच्चियों के नाम पे, उनके स्टेशनरी के नाम पे? क्या स्वेटर, जूता, बस्ता, बैग देने के नाम पे जो 1100 रुपए देने की बात कही मुख्यमंत्री जी ने, चेक को लेके कुछ बयान दिया था। हाँ। आप पता करिए ना, 50% से अधिक, मैं आज भी बोल रहा हूं आपको, 50% से अधिक बच्चों के परिवार के खातों में पैसा नहीं गया। 1100 रुपए कड़कती ठंड में बगैर स्वेटर के और बगैर जूते के बच्चे गए हैं। बताइए, उस पर बोलना चाहिए कि नहीं? प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे आप अगर घोटाला और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बातें धर्म की बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग। मैंने तो इनके लिए नारा बनाया कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग। कानपुर वालों ने लिख दिया चंदा चोरों से सावधान, तो बैनर फाड़ रहे थे भाजपाई। लोगों ने कहा भैया तुम्हारा नाम लिखा नहीं, कह नहीं मुझे पता है किसके लिए लिखा है। अच्छा, ये हालत है। तो इसलिए एक भी मुद्दा आदित्यनाथ जी के खिलाफ ना व्यक्तिगत है, ना कोई कभी मिले आप? कभी नहीं मिला। कई बार कुछ मुद्दों पे समय भी पहले मांगा तो समय भी 1-2 बार उनकी ओर से दिया गया, तो मैं कहीं व्यस्त था, फिर कोई समय मिलना जुलना तो चाहिए ही राजनीतिक विरोधियों से। मैं कोई ऐसा परहेज करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कोई मुद्दा हो तो मिले ना। नहीं, आपने कहा ना समय मांगा, फिर कुछ हमें कोई मैं कोई ऐसा परहेज रख के राजनीति करने वाला आदमी नहीं हूं। लेकिन ये जरूर मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जो भी मुद्दे मैंने उठाए उसके साक्ष्य, तथ्य, प्रमाण के साथ उठाए। उनसे कोई उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत
मुद्दा मैंने उठाया हो तो आप बताइए। अच्छा, जब आप अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एक मेरे खिलाफ एफआईआर इस पे हुई कि मैं जातिवाद फैला रहा हूं। तो भाई जातिवाद तिरंगे के अपमान की भी एक एफआईआर हुई थी गाजियाबाद। वो तो बाद में उनका बयान आ गया पुलिस वालों का खुद ही कि नहीं साहब गलती से उनका संजय सिंह का नाम लिख लिया। आप सोच लीजिए ये हालत है उत्तर प्रदेश पुलिस की। सीओ का बयान आया कि वो गलती से उनका नाम लिख दिया। तो ऐसे मुकदमे कर रहे हैं ये लोग। प्यार है आपसे तो प्यार है, क्या करेंगे। दूसरी चीज, जब मैंने ये सवाल उठाया तो मेरे ऊपर एफआईआर की कि जातिवाद फैला रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी जाति के व्यक्ति को खुश इस बात पे नहीं होना चाहिए कि हमारी बिरादरी के इतने डीएम लग गए, हमारी बिरादरी के इतने एसपी लग गए। उससे आपका क्या भला हो गया? अपने घर में अपने भाई की जमीन लोग मार रहे हैं, अपने जाति का नाम ले लेके सत्ता में पहुंच के अरबों करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति बना रहे हैं और लोगों को इन्हीं जातिवाद के नाम पे गुमराह करे जा रहे हैं। तो मैंने यही सवाल उठाया और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी सरकार अगर एक जाति का भला करने के नाम पे सारे काम करने की कोशिश करती है, कुछ अधिकारियों की पोस्टिंग करा के ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई हम तो ठाकुरवादी हैं या किस यादववादी हैं या ठाकुर ब्राह्मणवादी हैं या दलितवादी, अगर जो ऐसा प्रयास करता है कोई, तो कहीं ना कहीं उस समाज के प्रति नफरत पैदा करता है दूसरों के मन में। एक काउंटर पोलराइजेशन और 100% होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर। तो जो जब मैंने कहा कि भाई अपनी जाति के लोगों को हर जगह बिठाना बंद कीजिए, तो मेरा मकसद कोई ठाकुरों को अपमानित करना नहीं था, बल्कि ये था कि सावधान हो जाओ, कल को ये नहीं रहेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक नफरत अनावश्यक समाज में फैलेगी। भाई हम उस तमाम ऐसे लोगों की हम उनको सर झुका के नमन करेंगे जो अपने आईएएस बेटे का जो है की शादी बगैर दहेज लिए करें, ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं या किसी भी जाति, वो काम तो नहीं करते लोग। सारी जाति श्रेष्ठता तभी आ जाती है सामने, दहेज और उसमें जातिवाद करके दिखाइए ना कि हम भाई हम ठाकुर हैं और हमारा बेटा आईएएस है और हम जिस भी ठाकुर की बेटी से शादी करेंगे, और ठाकुर की बेटी से क्यों करेंगे, जिससे भी करेंगे 1 भी रुपए दहेज नहीं लेंगे। आप ये दिखाइए, उसमें तो जातिवाद नहीं दिखाता कोई। ठीक है ना। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी, इसके पास क्या कारू का खजाना है? जैसे वो कॉमिक्स में होता था, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बोले इतने सब्ज बाग दिखा देते हैं कि बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी नहीं मिलेगी तो 5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता, 300 यूनिट बिजली फ्री, ये फ्री वो फ्री। अच्छा, जितने फ्री का वादा अब तक हम लोगों ने किया है, कोई ऐसी चीज है जो आज तक ना किया हो? अगर हमने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे तो हमने दिल्ली में बिजली फ्री दिया। अगर हमने कहा कि हम पानी फ्री देंगे तो हमने पानी फ्री दिया। हमने कहा कि हम शिक्षा फ्री देंगे तो दिया। हमने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएंगे तो वहाँ के स्कूलों का कायाकल्प करके हमने दिखाया। वहाँ के स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से बेहतर आते हैं सरकारी स्कूलों के रिजल्ट। अगर हमने कहा कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, इलाज कराएंगे लोगों का अच्छे से, तो करके दिखाया। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। तो पहली बात तो ये कि अगर हम ये कहते हैं कि हम ये चीज़ें फ्री देंगे तो इसका मतलब हम देंगे, उसमें कहीं झूठी बात नहीं है, क्योंकि हमने वो करके दिखाया है। नंबर 1। अब आपने सवाल पूछा कि भाई कौन सा पिटारा है आपके पास? कोई पिटारा नहीं है, जनता का ही पैसा है। उसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, उसका सदुपयोग करना है या उसमें लूट करनी है। अरविंद केजरीवाल के मॉडल में जनता के पैसे का सदुपयोग है, और वो कैसे उत्तर प्रदेश में हो सकता है वो 2 मिनट में मैं आपको बता सकता हूं। बताइए। अब हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, देंगे, सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो 2,87,00,000 है। वो जो 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई 200 यूनिट करता है, कोई 100 यूनिट भी करता है, कोई 150 यूनिट करता है, कोई 275 यूनिट करता है, ठीक बात, कोई 300 तक करता है। उनके सबके जो बिल आते हैं, यानी 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के
जो सालाना बिजली के बिल आते हैं वो आते हैं मात्र 19,000 करोड़ रुपया। 5,80,000 करोड़ के बजट से 19,000 करोड़ रुपए निकाल के आप उन सारे बिजली के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं, नंबर 1। दूसरा आ गया, आपने कहा 5,000 रुपए महीने का। 34 लाख बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज है उत्तर प्रदेश के। ये सरकारी आंकड़ा है, देख लीजिए, इसमें कहीं झूठ बोलने का सवाल ही नहीं। 1,700 करोड़ रुपए प्रतिमाह उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने में लगेगा अगर हम 5,000 रुपए देते हैं तो, और साल का 20,400 करोड़ रुपए। तो 5,80,000 करोड़ रुपए में से दो बड़े वर्ग को, यानी कि नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को और बिजली के उपभोक्ताओं को सारी चीजें फ्री देने में और सहयोग करने में 39,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लगभग 40,000 करोड़। जितना पैसा ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी अकेले लेके भाग गए। तो अगर आप बजट का सदुपयोग करें तो वो कहीं ना कहीं इन सारी योजनाओं को आप पूरा कर सकते हैं। और दो तरह की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था तो यह है कि बैंक से पैसा निकालिए और उठा के चंद पूंजीपतियों में आप बांट दीजिए और बाद में वो लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाए, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लें। दूसरी अर्थव्यवस्था है कि उन्हीं पैसों को आप नौजवानों में, माताओं बहनों में या लोगों के सहयोग में आप दीजिए, उनकी जेब में पैसा जाता है तो वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च करते हैं, परचेजिंग पावर उनकी थोड़ी बहुत बढ़ती है, तो पैसा घूम के आपके बाजार में आता है। आज भी एक उपभोक्ता सामग्री जो है उसकी बड़ी खरीद जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से होती है। तो उस अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं उनका सहयोग होगा। जब उनकी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो बाजार की अर्थव्यवस्था भी ठप पड़ जाएगी कुछ दिनों के बाद। महंगाई की मार अलग से लोग झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्री वाला आरोप हम लोगों के ऊपर लगता है, मुझे लगता है ये जनता की दृष्टि से एक बहुत अच्छा फैसला है। अगर उनको उनकी मूलभूत जरूरतें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी न्यूनतम दामों में या फ्री में मिले तो एक तो महंगाई की बड़ी मार से वो बचेंगे और दूसरा जो बचत उनके पास होगी वो बाजार की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं आएगा। जमघट में ये बातचीत यहीं ठहरती है। आपने संजय सिंह के राजनीतिक जीवन और उनकी पार्टी के वायदों के बारे में सुना। अब आपकी बारी है, क्योंकि लोकतंत्र में सारा खेल आप ही का है। जितने जंतर मंतर हैं, जितने कलंदर बनना चाहते हैं, सब आपके नाम की कॉल खाते हैं। आप बताइए, आप इनके जवाबों से कितने संतुष्ट हैं? जमघट में हम लगातार सत्ता के दावेदारों को बुलाते रहेंगे और आपके हिस्से के सवाल पूछते रहेंगे। संजय सिंह जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।